नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबको हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पार्ट बी के साथ में पार्ट 1 जीके वाला पोर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने ला रहा हूं। उसमें मैंने कल राजस्थान के इतिहास के पहला टॉपिक राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में 20 क्वेश्चन डाले थे। मैंने कल भी कहा था अभी तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। आज उस टॉपिक के कंप्लीट प्रश्न 40 कंप्लीट हो जाएंगे। एक टॉपिक से 40 प्रश्न मैंने बनाए हैं। आपको कल का वीडियो देखा होगा कि प्रत्येक प्रश्न के अंदर चार जो ऑप्शन थे उन चारों ऑप्शनों के अंदर मैंने प्रश्न ही डाल रखे थे और लगभग कल के जो पेपर था उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 प्रश्न कल वाले में थे। आज भी हम उसी तरीके से प्रश्न बनाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। देखो, हमारा उद्देश्य यही है कि आरपीएससी जब तक ईओ की एग्जाम नहीं लेती है तब तक मैं आपके सामने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करने वाला हूं। मैं पहले विस्तार से पार्ट नंबर बी को पढ़ा रहा था, लेकिन विद्यार्थियों का ज़्यादा वो, क्योंकि जो 10-5 विद्यार्थी है जो मांग कर रहे थे उनके अलावा कोई विद्यार्थी शेयर नहीं कर रहा है, तो मैं अब एमसीक्यू प्रश्न जो है उनके भी एमसीक्यू प्रश्न लेके आ रहा हूँ और फर्स्ट वाले पेपर के प्रत्येक टॉपिक के ऐसे प्रश्न ला रहा हूँ जो आपको वास्तव में करने में बड़ा मजा आएगा। आज हम पहली बात करते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत का ही वीडियो है, पहला ही टॉपिक चल रहा है। उसका अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। ये पूछ क्या रहा है भाई, निम्न में से हमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन कौन सा है, जल्दी से आप आंसर दो भाई। इसमें सत्य कथन क्या होगा, आप लोगों को सत्य कथन देखना है कि पृथ्वीराज रासो, आपको ये पता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। उसकी भाषा क्या पिंगल भाषा में लिखा गया है क्या? दूसरा ऑप्शन है, इनमें संयोगिता का हरण तथा तराइन के युद्ध का वर्णन किया गया है क्या? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा जलहरण ने किया था क्या? यह ना आ गया, जलहरण ने किया था क्या? ये बात तो सही है। सत्य कथन पूछ रहा है तो देखो, 2 बातें 3 बातें सभी सत्य आ रही है कि पृथ्वीराज दासो चंद्रबरदाई ने पिंगल भाषा में लिखा गया था। बिल्कुल ये बात सही है। इनमें से इस पृथ्वीराज दासो के अंदर, इनमें या इसमें आना चाहिए था, ये इसमें संयोगिता का हरण तथा तराइन के युद्ध का वर्णन है। बिल्कुल ये बात भी सही है। पृथ्वीराज दासो ग्रंथ को पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जलहरण ने पूरा किया था। ये बात भी सही है। अतः उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। बोलो, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न तो आपको दिख रहे होंगे कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन थे, चंद्रबरदाई। इस पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो चंद्रबरदाई थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था, पिंगल भाषा में लिखा था। इस पृथ्वीराज रासो में किसके हरण की बात की गई है, संयोगिता के हरण की बात की गई है तथा तराइन के युद्ध की बात की गई है। और पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित था, उसे पूरा किसने किया था, जलहरण ने पूरा किया था। अतः इसमें सारे ही कथन क्या है, सही है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, असंगत की पहचान कीजिए। कि इनमें से हमें असंगत की पहचान करनी है कि राव रतनरी वेली, देखो राव रतनरी वेली की रचयिता क्या कल्याण दास है क्या? बिल्कुल ये बात सत्य है कि राव रतनरी वेली, ध्यान देना बहुत अच्छा प्रश्न है, राव रतनरी वेली की रचयिता कल्याण दास है। मेरे हिसाब से ये बात सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, पूछ क्या रहा है, असंगत पूछ रहा है। राव रतनरी वेली में केवल रतन सिंह का वर्णन है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान देना। राव रतन सिंह वेली के अंदर रतन सिंह का वर्णन है, केवल यहाँ गलत आ गया। इसमें केवल रतन सिंह का नहीं तथा रतन सिंह के पूर्वजों का भी, अर्थात रतन सिंह के पूर्वज तथा रतन सिंह के आने वाले वंशजों का भी वर्णन है। यहाँ केवल शब्द गलत आ गया, इस कारण ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नैणसीधी ख्यात में मानसिंह एवं प्रताप के बीच भेंट का वर्णन मिलता है। बिल्कुल, जो मानसिंह था जयपुर वाला शासक और महाराणा प्रताप के बीच का वर्णन मिलता है, अर्थात उन दोनों में जो भेंट हुई थी उनका वर्णन नैणसीधी ख्यात जो मुरनौत नैणसी की है उसमें मिलता है। बिल्कुल ये बात सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना, असंगत कथन दूसरा यहाँ माना जाएगा, क्योंकि यहाँ राव रतन सिंह वेली के अंदर केवल रतन सिंह का ही नहीं, रतन सिंह के पूर्वज तथा रतन सिंह के आने वाले वंशजों का भी वर्णन किया गया है इस रतन सिंह वेली कल्याण दास वाली रचना के अंदर। ये कथन गलत है और दोनों बातें आपकी सही है। बोलो, ये चीज भी समझ में आया। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये आ सकता है, राव रतनरी वेली के रचयिता कौन है, कल्याण दास। बोलो, एक प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न आ सकता है, राव रतन सिंह वेली में किसका वर्णन किया गया है, रतन सिंह तथा उसके वंशजों का वर्णन किया गया है। नैणसीधी ख्यात में अर्थात मानसिंह तथा प्रताप की भेंट का वर्णन किस ख्यात में मिलता है, नैणसीधी ख्यात में मिलता है। 3 प्रश्न इसमें भी हो रहे हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न बताओ भाई, इसका तीसरे प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है।
जल्दी बताओ भाई कि किस ख्यात में अंतरराज्यों के संबंधों का वर्णन है, कि इनमें से ऐसी कौन सी ख्यात है जिसमें अंतरराज्यों के संबंधों का वर्णन किया गया है। जल्दी से आंसर दो इसका, मैं सबका वेट करूंगा कि इसमें कौन सी ऐसी ख्यात है जो अंतरराज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं, एक राज्य के दूसरे राज्य से या दो इत्यादि राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं उनका वर्णन इनमें से किस ख्यात में किया गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दो तुम लोग। ध्यान देना, मैं बता देता हूं, निर्णय ख्यात के अंदर ही अंतरराज्यों के संबंधों का वर्णन किया गया है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखा करो तुम लोग, बड़े ध्यान से रखना। मैं ये कह रहा हूं कि इस निर्णय ख्यात के तहत ही जो मुंशी देवी प्रसाद थे, कौन थे भाई? मुंशी देवी प्रसाद। देखो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, आपको वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं क्लास नहीं लाऊंगा। मैं कह रहा हूं आपको, ये पेपर जो बना रहा हूं आरएस तक के लेवल के पेपर हैं। ईओ और आरओ के बाद में जो आरएस की एग्जाम होगी उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एक वीडियो अर्थात एक ही चैनल पर आपको आरएस का पूरा मैटर मिल रहा है, तो आप लोगों को चूकना नहीं चाहिए, आलतू फालतू नहीं घूमना चाहिए आप लोगों को। विश्वास जिस व्यक्ति को है, विद्यार्थी मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं मानता हूं 100 विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं वो खूब है, लेकिन 100 विद्यार्थी भी अगर पूरा देख लेंगे तो सिलेक्शन देने के बाद बता दूंगा कि पेपर कहां से आ रहा है। ठीक है, तो मुंशी देवी प्रसाद थे, उनसे मुंशी देवी प्रसाद ने, ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा था। तो राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने किसको कहा था? मरणोत्तर निर्णय को कहा था। और निर्णय ख्यात के अंदर अंतरराज्यों के संबंधों का वर्णन मिलता है, तो इसमें 3 नंबर का आंसर सही होगा। जिस विद्यार्थी ने भी 3 ऑप्शन किया था उसका सही है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत का रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ भैया, आप आंसर बताओ। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इस गीत के रचनाकार बांकीदास जी है। कौन से हैं भाई? बांकीदास की ख्यात या बांकीदास बोल सकते हो, इसे जोधपुर की ख्यात भी बोलते हैं। बांकीदास की ख्यात बोल सकते हो, या फिर आप लोग इसे बांकीदास की ख्यात या इसे जोधपुर की ख्यात भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें जोधपुर की ख्यात भी बोलते हैं। और इसी जोधपुर की ख्यात के अंदर मानसिंह राठौड़ का वर्णन किया गया। भी ध्यान रखना, मानसिंह राठौड़ जो है उसका वर्णन किया गया है। मानसिंह राठौड़, ये 2 बातें हो गई। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर के रचनाकार कौन है? बांकीदास। बांकीदास की ख्यात जोधपुर की प्रसिद्ध है, जिसे जोधपुर की ख्याति भी कहते हैं। और इस जोधपुर की ख्याति में जो वर्णन किया गया वो मानसिंह राठौड़ का वर्णन किया गया। चलो आगे देखते हैं हम। दयालदास के संबंध में असंगत कथन छाटिए, अर्थात गलत कथन को छाटना है दयालदास जी के बारे में। ये बीकानेर के दरबारी विद्वान थे, बिल्कुल सही है। दयालदास जी कहाँ के थे भाई? बीकानेर के। अभी आपने क्या पढ़ा था? अच्छा, हाँ, दयालदास जी का असंगत कथन छाटना है। दयालदास जी क्या बीकानेर के दरबारी विद्वान थे क्या? बिल्कुल ये बात सही है कि दयालदास जी बीकानेर के दरबारी विद्वान थे। इन्हें अपनी रचना पिंगल भाषा में लिखी थी। देखो ये पिंगल भाषा में है क्या, थोड़ा विचार करना आप लोग। इन्होंने कन्यावध पर, यह थोड़ा सा अलग हो गया भाई, कन्यावध रोकने की प्रतीक्षा नहीं की थी भाई, प्रतिज्ञा की थी। थोड़ा गलत हो गया, टाइपिंग में हो जाता है मिस। प्रतिज्ञा की गई थी, यहाँ की गई आया था भाई। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुझे बताओ, दयालदास के संबंध में असंगत कथन छाटिए, क्या बीकानेर के दरबारी विद्वान थे दयालदास जी? बिल्कुल ये बात तो सही है कि दरबारी विद्वान थे। इन्होंने कन्यावध रोकने की प्रतिज्ञा की थी, बिल्कुल ये बात भी सही है। इन्होंने अपनी रचना पिंगल भाषा में की थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, दयालदास जी जो थे उन्होंने अपनी रचना किसमें की थी? डिंगल भाषा में की थी, ना कि पिंगल भाषा में की थी। तो ये दूसरा नंबर का गलत कथन है, क्योंकि दयालदास जी ने अपनी रचना किस भाषा में की थी भाई? डिंगल भाषा में की थी, पिंगल में नहीं की थी। तो दूसरा आंसर हो गया इसका। चलो भाई, आ रहा है ना समझ में? अच्छे प्रश्न लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग।
राजस्थान राज्य के पुराभिलेखागार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के पुराभिलेखागार कहाँ पर है? जयपुर में है कि जोधपुर में है कि बीकानेर में है या उदयपुर में? सीधा प्रश्न है, इसमें आपको समय नहीं लेना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राजस्थान राज्य पुराभिलेखागार कहाँ पर है। बताओ भाई, राजस्थान राज्य की है पुराभिलेखागार आपके बीकानेर में है। कहां पर है भाई? बीकानेर में। सीधा प्रश्न था, इसमें तो आपको समय लेना ही नहीं चाहिए था। राजा का एक राजा का, यहां क्या आना चाहिए था? एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? खरीता कहलाता है, रुक्का कहलाता है, मंसूर कहलाता है या फिर सनद कहलाता है? आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि एक राजा का दूसरे राजा के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे खरीता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खरीता कहते हैं। रुक्का किसे कहते हैं? दो अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहते हैं। अर्थात राजा के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के मध्य, दो अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार, अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार, अधिकारियों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं भाई? दो अधिकारियों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे रुक्का कहते हैं। अर्थात राजा के जो अधिकारी होते हैं, यहां मैं ये भी लिख सकता हूं कि राजा के अधिकारियों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे रुक्का कहते हैं। फिर बात आती है मंसूर किसे कहते हैं? देखो, मंसूर एक प्रकार का आदेश है। ये एक प्रकार का आदेश है, एक प्रकार का आदेश है। मंसूर एक प्रकार का आदेश है जो राजा की मौजूदगी में, राजा की मौजूदगी में, राजा की मौजूदगी में शहजादे द्वारा, शहजादे द्वारा दिया जाता है। ये हो गया भाई। मैंने कहा एक राजा का दूसरे राजा के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है वो खरीता कहलाता है, और राजा के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार होता है उसे रुक्का कहते हैं। तथा बात करते हैं मंसूर की, ये एक प्रकार का आदेश होता है जो राजा की मौजूदगी में शहजादे के द्वारा दिया जाता है। फिर बात आती है सनद। बताइए भाई, सनद क्या है? सनद का अर्थ होता है राजा के द्वारा एक स्वीकृति देना। राजा के द्वारा क्या देना? एक स्वीकृति देना। और इसमें आता है कि राजा जो जागीरदारी प्रथाएं आती है, अधीनस्थ राजाओं को जागीर प्रदान करता है। सनद किसे कहते हैं? राजा के द्वारा दी गई स्वीकृति। ये एक प्रकार की स्वीकृति है, एक प्रकार की स्वीकृति है। ये स्वीकृति है जो जागीरों को दी जाती है। ऐसा याद कर लो, अधीनस्थ राजाओं को जो जागीर दी जाती है, अधीनस्थ राजाओं को जो जागीर दी जाती है उसे ही क्या कहते हैं? सनद कहते हैं। अधीनस्थ राजाओं को जो जागीर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? सनद। चारों ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। चलो अगला प्रश्न बताओ जल्दी से। अगले प्रश्न आप बताओ भी। मेवाड़ राज्य के आय व्यय का ज्ञान, मेवाड़ राज्य के आय व्यय का ज्ञान जिन अभिलेखों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? कि मेवाड़ राज्य के आय व्यय का ज्ञान जिन अभिलेखों से होता है उसे क्या कहते हैं? तकली कहते हैं, का पड़ाका कहते हैं, कि सिहाजूर कहते हैं, या दस्तूर कोमवार कहते हैं। कि मेवाड़ राज्य के आय व्यय का ज्ञान जिन अभिलेखों से होता है उन्हें पड़ाका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पड़ाका कहते हैं। ध्यान रखना, मेवाड़ राज्य के जो हमें अभिलेखों का आय व्यय का जो ज्ञान होता है जिन अभिलेखों से, उन्हें हम पड़ाका कहते हैं। जो तकली होता है वह कोटा शासकों की आज्ञाएं संकलित होती है। इसमें कोटा के शासकों की आज्ञाएं संग्रहित होती है। कोटा शासकों की, कोटा शासकों की कोटा शासकों की आज्ञाएं संग्रहित होती है। कोटा शासकों की आज्ञाएं संग्रहित किसमें होती है? तकली में होती है। ये आता है सिहाजूर किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। जयपुर के राज परिवार से संबंधित दैनिक हिसाब खर्च,
ये जयपुर के राज परिवार से संबंधित है, पहली बात तो ये याद रखना। जयपुर के राज परिवार, जयपुर के राज परिवार से संबंधित है। और जयपुर के राज परिवार के दैनिक खर्च का लेखा जोखा, जयपुर के राज परिवार के दैनिक खर्च का जो लेखा जोखा होता है उसे क्या कहते हैं, स्याजूर कहते हैं। फिर आता है दस्तूर कोमवार, किसे कहते हैं, इसमें राजकीय कर्मचारियों के ब्यौरे एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया। इसमें भी क्या है, जयपुर के कर्मचारी जो होते हैं, जयपुर के राजाओं के कर्मचारी, जयपुर के राजाओं के कर्मचारी, जयपुर के राजाओं के कर्मचारी जिनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन है, जिनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन है, जिनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन है। ध्यान देना प्रश्न के ऊपर कि जयपुर के राजाओं के जो अधिकारी हैं उनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन होता है, उन्हें दस्तूर कोमवार कहते हैं। जयपुर के राजाओं के राज परिवार है, जयपुर के राज परिवार का जो दैनिक खर्च होता है उसे स्याजूर कहते हैं। पड़ाका किसे कहते हैं, जयपुर मेवाड़ राज्य के आय व्यय का जो ज्ञान होता है उसे पड़ाका कहते हैं। और कोटा शासकों की आज्ञा ये जो संग्रहित होती है उसे क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। निम्न में से असंगति गलत हो गया, असंगत युग्म छाटिए। अरबी फारसी शोध संस्थान 1998 में टोंक में है क्या, बिल्कुल ये बात सही है कि अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है और 1978 में उसकी स्थापना हुई थी। 1978 में अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना टोंक में हुई थी, ये बात सही है। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू में है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, बिल्कुल ये बात भी सही है। बागोर हवेली संग्रहालय उदयपुर में है क्या, भीलवाड़ा में नहीं है, हाँ उदयपुर में है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, बिल्कुल ये बात भी सही है। डोल म्यूजियम उदयपुर में है जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, नहीं उदयपुर में नहीं हुई थी भाई, ध्यान रखना ये जयपुर में हुई थी। डोल म्यूजियम की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, जयपुर में, यही तो प्रश्न आ रहा है, ध्यान देना भाई। डोल म्यूजियम की जो स्थापना हो रही है वो कहाँ हुई थी भाई, जयपुर में हुई थी, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। डोल म्यूजियम जयपुर में 1979 में, बागोर हवेली संग्रहालय उदयपुर में 1997, नगर श्री लोक संस्कृति 1964 में चूरू में, अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 में टोंक में। तो 9 नंबर का प्रश्न आपका सही हो जाना चाहिए। चलो अगला प्रश्न चलते हैं, 9वां है ना, चलो आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस संग्रहालय का अवलोकन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी ने किया था। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़, लोक कला मंडल उदयपुर, लोक वाद्य, ये वाद्य थोड़ा गलत हो गया, का संग्रहालय जोधपुर, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर, बिल्कुल ये बात सही है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय जो हनुमानगढ़ में, सांगरिया हनुमानगढ़ के अंदर है, उसमें इंदिरा गांधी भी आई थी, चौधरी चरण सिंह भी आए थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ चरण सिंह भी आए थे यहाँ पर, ध्यान देना भाई। प्रधानमंत्री चरण सिंह ने भी यहाँ का अवलोकन किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ का अवलोकन किया है, कहाँ का, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय सांगरिया हनुमानगढ़ में, बिल्कुल ये कथन इसका सही हो गया। लोक कला मंडल कहाँ पर है, उदयपुर में, ये पता है आप लोगों को। इसमें भोपा व भोपन की आदमकत आकृतियां बनी हुई है, भोपा तथा भोपिन, भोपा तथा भोपिन की नृत्य करते हुए आदमकत आकृतियां बनी हुई है, आदमकत आकृतियां बनी हुई है किसमें, लोक कला मंडल उदयपुर में। लोक वाद्यों का संग्रहालय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, लोक वाद्यों का संग्रहालय कहां पर है, जोधपुर में, ये बात भी सही है। ये पूछ क्या रहा है, अच्छा ये तो आंसर हो गया ना। और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट कर दो। ये राजस्थान का एकमात्र अनोखा संग्रहालय है, राजस्थान का एकमात्र अनोखा संग्रहालय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर है, जिसमें वन्य जीव तथा वनस्पति के बारे में जानकारी मिलती है, जीवों के बारे में तथा वनस्पति के बारे में जानकारी जो मिली है वो हमें प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में मिली है, जो अपने आप में एक अनोखा संग्रहालय है पूरे राजस्थान का, ठीक है। जीव तथा वनस्पतियों की जानकारी यहाँ से मिली है। लोकवाद्यों के बारे में जोधपुर बता दिया मैंने आपको। भोपा तथा भोपन की नृत्य करते हुए आदमकत क्या करती है यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्रियों ने अवलोकन भी किया है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर का निर्माता कौन है, या निर्माता है कौन है भाई, भगवान सिंह है या भगवंत सिंह है, भगवंत सिंह आना चाहिए था, भगवान सिंह गलत हो गया भाई, ध्यान देना भाई, भगवंत सिंह आना चाहिए था यहाँ पर, भगवान सिंह गलत हो गया, भगवंत सिंह होगा।
भगवंत सिंह होगा, स्वरूप सिंह कोम्बा, जगत सिंह नहीं होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम है ये, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भंडार है ये, ध्यान रखना भाई। सबसे प्राचीनतम भंडार राजस्थान का कहां पर है? जैसलमेर में जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वृतांत ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? अपने ही शिष्य यति ज्ञानचंद्र को। किसको समर्पित किया था भाई? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। ये तो सब लोगों को आते होंगे प्रश्न, तुम में से ज्यादा समझ नहीं करना है, क्योंकि एक एक टॉपिक के 50-50, 100-100 प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों को सही लाइक और शेयर तो बनता है भाई। किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध लाख बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? कल के एग्जाम में मैंने दे दिया था। देखो पूर्व ताम्रपत्र कब का है? 1535 का, 1% यहाँ एक दे दिया मैंने। चीकली ताम्रपत्र कब का है? 1483 का। खेरोदा ताम्रपत्र कब का है? 1437 का। आहार ताम्रपत्र कब का है? 1206 का। तो ये पूछ क्या रहा है? विविध लाख बागों का उल्लेख चीकली ताम्रपत्र में मिलता है। किसमें मिलता है भाई? चीकली ताम्रपत्र में मिलता है। चलो अगला प्रश्न। पाशुपत, यहाँ आएगा पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व का उल्लेख मिलता है। हर्ष पर्वत शिलालेख 975 वाला है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 की है। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। और सोमेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। तो जहां पर पाशुपत संप्रदाय के संबंधी गुरु विश्व का उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख 975 वाले से मिलता है भाई। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। सुमिलित कीजिए। दयाल दास की जो खात है उसकी भाषा कौन सी है? भाषा पूछ रहा है तो डिंगल भाषा है। पहले में 3 आएगा, ये लो 2 ऑप्शन तो कट गए, 1 2 ही आ गए। नैनश्री ख्यात की रचना कैसी है? ये भी डिंगली है। नैनश्री ख्यात की रचना कैसी है? डिंगल। बांकीदास की कैसी है? मारवाड़ी डिंगल है। पृथ्वीराज दासों की कैसी है? पिंगल है। तो इसमें कौन सा हो गया? 3 2 1 और 4। 3 2 1 4 सीधा सा प्रश्न है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलो आगे। निम्न प्रशस्तियों को उनके समानुसार सम्मिलित कीजिए। निम्न प्रशस्तियां जो है उनको समानुसार हमें क्या करना है? सुमिलित करना है। बताओ भाई कौन सा होगा इसमें? रणकपुर का क्या होगा? 1439। कुंभलगढ़ का क्या होगा? 1594। तो है क्या इसमें? देखो एक बार, तीसरा किसी में है क्या ऑप्शन में? नहीं मिल रहा, दूसरे वाला भी नहीं मिल रहा। ये ऑप्शन गलत हो गए, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने बताया था? जॉर्ज थॉमस ने बताया था, या जॉर्ज भंडारकर ने बताया था, या कनिंघम ने बताया था, या डॉक्टर कानूनगो ने बताया था? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सी होगा। कनिंघम ने इसका वो बताया था, ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज बनाए थे। ठीक है, ये आज के 18% कंप्लीट हुए। लगभग मैंने जो पहला टॉपिक था उस पहले टॉपिक का जो बेसिक था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। कल दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।